मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ के तौर पर एक सीईओ रोमांस नोवेल की दुनिया में आ गया हूँ। मेरी लंबाई 6 फीट 2 इंच है, उम्र 30 साल है और मेरे पास बेहिसाब दौलत है, एक ऊंचा रुतबा है। फिर भी इस दुनिया की औरतों की सोच इतनी अजीब है कि मुझे असलियत पर शक होने लगा है। मेरा नाम देवांश सिंघानिया है और मैं 3 महीने से इस मर्दों पर केंद्रित नोवेल की दुनिया में हूँ। एक क्वार्टरली मीटिंग के बाद मैं अपने ऑफिस लौटा ही था कि मैंने देखा कि नई सफाई करने वाली महिला मेरी लेदर की कुर्सी के पास खड़ी थी। उसके हाथ में पोंछा था, लेकिन वह कोई काम नहीं कर रही थी, बस मुझे बहुत तीखी नजरों से घूर रही थी। सीईओ देवांश, क्या आपको पता है, भले ही मेरा तलाक हो चुका है और मैं 3 बच्चों को पाल रही हूँ, मेरा मानना है कि सच्चा प्यार उम्र या रुतबे की परवाह नहीं करता। मैंने अपने कागजात नीचे रखे और बेरुखी से उसकी तरफ देखा। यह महिला शारदा जी 45 साल की थी और उन्हें नौकरी करते हुए बस 1 हफ्ता ही हुआ था। पिछले फ्राइडे को जब मैं फर्श पर पोंछा लगा रही थी तो आपने मुझे गिरने से बचाया था। मुझे पता है कि आप मेरे लिए कुछ महसूस करते हैं। वह 1 कदम आगे बढ़ी और मुझे उसके सस्ते परफ्यूम की महक आई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे 17 साल छोटे हैं। जब प्यार होता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, है ना? मैंने इंटरकॉम का बटन दबाया। सेक्रेटरी वर्मा, सफाई विभाग के सुपरवाइजर को यहाँ बुलाओ। सीईओ देवांश, इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। मुझ जैसी हिम्मत वाली सिंगल मदर ही आप जैसे सीईओ के मन में सुरक्षा की भावना जगाती है। नोवेल में ऐसा ही तो लिखा होता है। मैं इतना परेशान हो गया कि मुझे हंसी आ गई। सही बात है, असली नोवेल में यह सफाई करने वाली महिला असल में फीमेल लीड्स में से एक थी। कहानी के अनुसार मुझे उसके अनोखेपन से प्रभावित होना था, समाज की परवाह किए बिना उससे प्यार करना था और उसके 3 बच्चों को पालने में मदद भी करनी थी। मिस शारदा, मुझे लगता है कि आप गलत समझ रही हैं। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका। मेरी आवाज में रूखापन था। पहली बात, मैंने तुम्हें इसलिए संभाला क्योंकि तुम लगभग मेरा नीले सफेद रंग का विदेशी मिट्टी का गुलदस्ता गिरा ही देती, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए है। दूसरी बात, पिछले हफ्ते तुम बिना किसी वजह के 2 बार गायब रहीं और 3 बार देर से आईं। पूरी फ्लोर पर तुम्हारी सफाई के काम का स्कोर सबसे कम था। और आखिर में सबसे जरूरी बात, कंपनी की पॉलिसी में ऑफिस रोमांस की सख्त मनाही है, खासकर सीनियर और जूनियर के बीच। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। शारदा जी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नोवेल में तो ऐसा नहीं लिखा होता। वहां तो दबंग सीईओ को एक मजबूत आजाद सिंगल मॉम से प्यार हो जाता है। असली जिंदगी में एक दबंग सीईओ सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को निकालता है जिनका काम अच्छा नहीं होता। मैंने सेक्रेटरी और सुपरवाइजर वर्मा की तरफ सिर हिलाया, जो अभी अभी अंदर आए थे। मैंने उसकी सैलरी का हिसाब किताब किया, 1 महीने की एक्स्ट्रा सेवरेंस पे जोड़ी और उसे जाने के लिए कहा। जब उसे बाहर ले जाया जा रहा था तब भी शारदा जी चिल्ला रही थी, देवांश सिंघानिया, तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम्हें मेरे जैसी दूसरी औरत कभी नहीं मिलेगी। दरवाजा बंद होते ही शांति छा गई। सुपरवाइजर वर्मा ने माथे से पसीना पोंछा। प्रेसिडेंट देवांश, मुझे माफ कर दीजिए। हायरिंग प्रोसेस के दौरान मैं उसकी ठीक से जांच पड़ताल नहीं कर पाया। अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैंने हाथ के इशारे से उन्हें जाने को कहा और अपनी कनपटी मली। यह तो आज की शुरुआत भर थी। दोपहर 3 बजे मैंने जल्दी काम निपटाया और एग्जीबिशन वेन्यू पर वापस लौटा। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे ऊपर कुछ चीजों के टूटने की आवाज सुनाई दी। हाउसकीपर काका राम सिंह परेशान हालत में मेरे पास आए। छोटे मालिक, मिस काव्या फिर से हंगामा कर रही हैं। मिस काव्या का कहना है कि वह यहाँ से जाना चाहती हैं। उनका आरोप है कि आपकी नीयत उनके प्रति ठीक नहीं है। काव्या मेहरा, 21 साल की, जूनियर आर्ट स्टूडेंट और सिंघानिया फैमिली चैरिटेबल फाउंडेशन की मदद पाने वाली जरूरतमंद स्टूडेंट्स में से एक। 2 महीने पहले उसका घर जल गया था और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी, इसलिए फाउंडेशन ने कुछ समय के लिए उसके रहने का इंतजाम सिंघानिया एस्टेट के गेस्ट रूम में किया था। असली कहानी के हिसाब से यह एक ऐसी चाल थी जो मैंने उसके करीब आने के लिए बहुत पहले से सोची थी। मैं ऊपर गया और गेस्ट रूम का दरवाजा खटखटाया। अंदर से रोती हुई आवाज आई, अंदर मत आओ, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। काव्या मेहरा, यह मेरा घर है। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां सब कुछ बिखरा पड़ा था। टूटा हुआ गुलदस्ता, फटे हुए स्केच और जमीन पर बिखरे कपड़े। काव्या कमरे के बीच में खड़ी थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल और सूजी हुई थीं।
वह किसी जुल्म की शिकार लग रही थी। मुझे देखते ही वह 3 कदम पीछे हट गई और अपने हाथों को छाती पर लपेट लिया। देवांश सिंघानिया, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं भले ही गरीब हूं, लेकिन मेरी अपनी इज्जत है। यह मत सोचना कि तुम मेरी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हो और मुझे यहाँ रहने दे रहे हो तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। अरे मैं वैसी औरत नहीं हूँ। मैंने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई तो इसीलिए तुमने मेरा राजा महाराजाओं के जमाने का कीमती गुलदस्ता तोड़ दिया और एग्जीबिशन के लिए बनी पेंटिंग फाड़ दी। काव्या, उस गुलदस्ते की कीमत बाजार में 8 लाख रुपए है और फाउंडेशन तुम्हारी पेंटिंग की नीलामी करके तुम्हारे लिए फंड जुटाने की योजना बना रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला। पैसे का इस्तेमाल करके मुझ पर रौब जमाने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम अमीर लोग कैसी चालें चलते हो। करीब आने के लिए दयालु होने का दिखावा करते हो और बाद में उसकी कीमत वसूलते हो। मैं खुद को बेचने के बजाय सड़क पर सोना पसंद करूंगी। असली कहानी के हिसाब से मुझे उसके बेदाग चरित्र से प्रभावित होना था, उसे अनोखा समझना था और फिर जोर शोर से उसे पाने की कोशिश करनी थी। लेकिन असलियत में मैंने आह भरी और अपना फोन निकाला। तुम क्या कर रही हो? पुलिस को बुला रहा हूँ। जानबूझकर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, जिसमें बहुत बड़ी रकम शामिल है। मैं फाउंडेशन को भी तुम्हारी फंडिंग बंद करने के लिए बता रहा हूँ। हमें ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो शुक्रगुजार हों, न कि कोई ऐसा जिसे शक करने की बीमारी हो। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती? उस फंडिंग की मैं हकदार हूँ। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। यह सही है कि तुम मुझे सपोर्ट करो। लॉयर कपूर, सिंघानिया एस्टेट आ जाइए। मुझे प्रॉपर्टी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के मामले को संभालने के लिए आपकी जरूरत है। हाँ, इसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा है। काव्या मेहरा आखिरकार घबरा गई। रुकिए मिस्टर देवांश, मैं पहले बहुत इमोशनल हो गई थी। मैं डरी हुई थी। यहाँ रहने वाली एक युवा महिला के लिए ज्यादा सोचना स्वाभाविक है। तो तुमने मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। तुम्हारे पास अपना सामान पैक करने के लिए 2 घंटे हैं। फाउंडेशन इस सेमेस्टर के लिए पहले से दी गई फीस का हिसाब कर देगा, लेकिन फंडिंग आज ही खत्म हो जाएगी। जहां तक उस गुलदस्ते की बात है, या तो पूरी कीमत चुकाओ या फिर हम कोर्ट में मिलेंगे। चुन लो। वह फर्श पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। इस बार वह सचमुच टूट रही थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? नोवेल में ऐसा नहीं लिखा था। मेल लीड को मेरे रिजेक्ट करने के बाद और ज्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए थी। मैं कमरे से बाहर निकला और काका राम सिंह को निर्देश दिया कि जब वह सफाई करें तो उस पर नजर रखें। यह पक्का करें कि वह कुछ और ना तोड़े और 2 घंटे में उसे बाहर भेज दें। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, मेरा फोन बजा। यह मेरी माँ का फोन था। देवांश, कल रात ओबेरॉय परिवार के साथ सगाई की दावत मत भूलना। वे इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। आधी बिजनेस की दुनिया को बुलाया गया है। मैंने हाँ में जवाब दिया, हालांकि मेरे अंदर कोई भावना नहीं थी। रिया ओबेरॉय मेरी होने वाली मंगेतर और ओबेरॉय ग्रुप की वारिस। ओरिजिनल कहानी के अनुसार इस युवा महिला को हाई स्कूल में एक सीनियर पर क्रश था और वह कल ही देश लौट रहा था। नतीजा ये हुआ कि सगाई की दावत में वह सबके सामने सेरेमनी छोड़कर भाग गई, जिससे हमारे दोनों परिवारों की बेइज्जती हुई। कहानी के हिसाब से मुझे दुखी लेकिन समझदार दिखना था। यहाँ तक कि ओबेरॉय परिवार के उन बुजुर्गों को भी रोकना था जो उसके पीछे भागने की कोशिश कर रहे थे, और साथ ही ऐसी बेतुकी बातें कहनी थीं, जैसे अगर तुम उससे प्यार करती हो तो तुम्हें उसे जाने देना चाहिए और आजादी देनी चाहिए। मेरी माँ ने चेतावनी दी। ओबेरॉय परिवार के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट अगले 5 सालों में ग्रुप के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इस बार कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो। मैंने फोन रखा। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। चिंता मत करो, इस बार चीजें पक्का स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं होंगी। अगली शाम ताज होटल के बैंक्वेट हॉल में क्रिस्टल झूमर बड़े बड़े बिजनेसमैन की महफिल पर शानदार रोशनी बिखेर रहे थे। एक बढ़िया सूट पहने मैं लगातार मिल रही बधाइयों का जवाब दे रहा था। रिया ओबेरॉय मेरे बगल में खड़ी थी, विनम्रता से मुस्कुरा रही थी। हालांकि उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। घबराहट हो रही है? वह एक पल के लिए रुकी, फिर सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, यह अच्छी बात है। मैं एक खास मुस्कान के साथ मुस्कुराया। जैसे ही एंकर ने सेरेमनी शुरू होने की घोषणा की, बैंक्वेट हॉल के दरवाजे जोर से खुले और कैजुअल कपड़ों में एक आदमी जो सफर की थकान से भरा लग रहा था अंदर घुस आया। रिया ओबेरॉय के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने मेरा हाथ छोड़ा और एक कदम आगे बढ़ी। वह आ गया है। ओरिजिनल नोवेल का एक क्लासिक सीन, व्हाइट मूनलाइट, यानी पुराना प्यार वापस आ गया है और हीरोइन प्यार के लिए अपनी शादी से भाग रही है। रिया, मैं वापस आ गया हूँ, मेरे साथ चलो। रिया ओबेरॉय ने मेरी तरफ एक उलझे हुए भाव से देखा,
फिर मुड़ गई। रुको, मैंने शांत आवाज में कहा और कमरे में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा होते ही रिया ओबेरॉय वहीं रुक गई और उस आदमी ने भी मेरी तरफ देखा। मैंने एंकर से माइक्रोफोन लिया और साफ आवाज में कहा, इससे पहले कि मिस ओबेरॉय अपना फैसला लें, कुछ बातें हैं जो सभी को पता होनी चाहिए। मैंने अपने असिस्टेंट को इशारा किया और बड़ी स्क्रीन जल उठी जिस पर स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। ये सज्जन समीर कपूर जो हाई स्कूल में मिस रिया के सीनियर थे, उन्हें कंपनी का पैसा गबन करने के आरोप में सिर्फ 3 दिन पहले ही यूएस ब्रांच से निकाला गया है। उनका वीजा इस हफ्ते खत्म हो रहा है। उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो चुकी है। सिलिकॉन वैली में आपके पुराने बॉस से बात करूं या आपके बैंक स्टेटमेंट दिखाऊं? आप मिस रिया के पास वापस आने की इतनी जल्दी में क्यों थे? क्या इसीलिए क्योंकि आपको आज की सगाई के बारे में पता था और आप आखिरी उम्मीद पकड़ना चाहते थे? रिया ओबेरॉय ने हैरानी से समीर कपूर की ओर देखा। समीर, क्या वह जो कह रहे हैं सच है? रिया, मुझे समझाने दो। और मिस रिया, जिस सच्चे प्यार की आप कल्पना कर रही थीं, वह पिछले हफ्ते ही सैन फ्रांसिस्को में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था। क्या आप होटल के चेक इन रिकॉर्ड देखना चाहेंगी? तस्वीरों में समीर कपूर एक विदेशी महिला के कंधे पर हाथ रखे एक अपार्टमेंट में जाते हुए दिख रहे थे। यह 5 दिन पहले की बात थी। रिया ओबेरॉय लड़खड़ा गईं। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने माइक्रोफोन नीचे रखा, उनके पास गया और ऐसी आवाज में बोला जो सिर्फ हम दोनों सुन सकें, क्या आप अब भी उसके साथ जाना चाहती हैं? उन्होंने सिर हिलाया। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं मेहमानों की ओर मुड़ा और फिर से माइक्रोफोन उठाया। लगता है कोई गलतफहमी हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, सगाई की पार्टी जारी रहेगी। रुको रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो सब गलतफहमियां थीं। मैंने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया और सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया, कृपया इन सज्जन को बाहर ले जाइए, ये गेस्ट लिस्ट में नहीं है। समीर कपूर को बाहर ले जाया गया। वे अभी भी रिया ओबेरॉय का नाम पुकार रहे थे। रिया के माता पिता पास आए। वे बहुत शर्मिंदा लग रहे थे। देवांश, हमें अफसोस है, हमें पता नहीं था। कोई बात नहीं, हर किसी का अतीत होता है ना? समारोह जारी रहा। जब हमने अंगूठियां बदली तो रिया ओबेरॉय का हाथ कांप रहा था। मैंने धीरे से कहा, चिंता मत करो, हमारी पार्टनरशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम गुस्सा क्यों नहीं हो? बिजनेस तो बिजनेस है। मैंने उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई। भावनाएं तो समय के साथ बन सकती हैं, लेकिन एक अच्छा प्रोजेक्ट इंतजाम नहीं करेगा। ओरिजिनल कहानी में रिया ओबेरॉय के शादी के मंडप से भाग जाने के बाद भी देवांश सिंघानिया ने पूरी निष्ठा से इंतजार किया और आखिरकार उसका दिल जीत लिया। लेकिन अब मुझे बस एक स्ट्रेटेजिक शादी के लिए सही साथी की जरूरत थी, और उसके दिल में कौन था इससे मुझे कोई लेना देना नहीं था। बस वह सबके सामने मुझे शर्मिंदा ना करे। सगाई की पार्टी के बाद के हफ्ते में मैं लगभग ऑफिस में ही रहता था। रिया ओबेरॉय ने कई बार फोन किया। उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी, लेकिन मैंने हर बार काम की व्यस्तता का बहाना बनाकर बातचीत जल्दी खत्म कर दी। फ्राइडे शाम को जब मैं अपने ऑफिस में आखिरी डॉक्यूमेंट पूरा कर रहा था तो इंटरकॉम बजा। सर देवांश, आपसे मिलने के लिए मिस अनन्या आई हैं। उनका कहना है कि वह आपकी हाई स्कूल की क्लासमेट हैं। अनन्या वर्मा ओरिजिनल कहानी में एक खतरनाक महिला सपोर्टिंग किरदार, असल में एकमात्र ऐसी महिला किरदार थी जो सच में सामान्य थी। कहानी के अनुसार वह सालों से मुझे चुपके चुपके पसंद करती थी, लेकिन अपने साधारण पारिवारिक बैकग्राउंड की वजह से कभी अपनी भावनाएं जाहिर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसके बजाय वह चुपचाप मेरी कंपनी में काम करने लगी और बाद में फीमेल लीड से जलन के कारण विलेन बन गई। उन्हें अंदर भेजो। अनन्या वर्मा डॉक्यूमेंट्स का एक बंडल लेकर अंदर आई। उसने सही बिजनेस कपड़े पहने थे। उसके बाल करीने से पीछे एक लो पोनीटेल में बंधे थे और उसके चेहरे पर एक प्रोफेशनल मुस्कान थी। प्रेसिडेंट देवांश, यह साल के दूसरे हिस्से के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट का प्रमोशनल प्लान है। डायरेक्टर शर्मा ने मुझे इसे सीधे आप तक पहुंचाने के लिए कहा था। मैंने डॉक्यूमेंट्स लिए और उन्हें पलटा। कंटेंट डिटेल्ड था, डेटा साफ था और कई नए आइडियाज वाकई बहुत अच्छे थे। क्या यह तुमने किया है? ज्यादातर ड्राफ्ट मैंने तैयार किया था और टीम ने कुछ डिटेल्स भरी थीं। उसने विनम्रता और आत्मविश्वास के सही संतुलन के साथ जवाब दिया। मुझे याद आया कि ओरिजिनल कहानी में अनन्या वर्मा ने अपनी असली काबिलियत के दम पर इंटर्न से मार्केटिंग सुपरवाइजर तक का सफर तय किया था। वह उन फीमेल लीड से कहीं बेहतर थी जो खास ओनरा पर निर्भर रहती थीं। अच्छा काम है, तुम इसे अगले मंडे की रेगुलर मीटिंग में प्रेजेंट करोगी। उनकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। समझ गया
प्रेसिडेंट देवांश। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, मैंने उन्हें आवाज दी, अनन्या वर्मा। हाई स्कूल के बाद से हमारी ज्यादा बातचीत नहीं हुई है ना? प्रेसिडेंट देवांश, आपके पास इतने जरूरी काम होते हैं। हम जैसे आम क्लासमेट्स की हिम्मत कैसे हो सकती है कि आपको परेशान करें? एम क्लासमेट्स पूरी ओरिजिनल कहानी में उन्होंने खुद को इसी तरह बताया था। दिल में गहरी भावनाएं होने के बावजूद उन्होंने कभी उन्हें जाहिर नहीं किया, जब तक कि प्यार नफरत में नहीं बदल गया। अगले सैटरडे को हाई स्कूल रियूनियन है, क्या आप जा रही हैं? वह रुकी। शायद मुझे ओवर टाइम काम करना पड़े। चलिए साथ चलते हैं। मैंने भी अपने पुराने क्लासमेट्स को बहुत समय से नहीं देखा है। अनन्या वर्मा ने कुछ सेकंड तक मुझे देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है। उनके जाने के बाद मैं फर्श से छत तक बनी खिड़कियों के सामने खड़ा होकर शहर की लाइट्स देखने लगा। इस दुनिया में 3 महीने बिताने के बाद मुझे आखिरकार लगने लगा था कि शायद सभी महिला किरदार बेतुकी नहीं होती। कम से कम अनन्या वर्मा के पास तो दिमाग था। मंडे की रेगुलर मीटिंग के दौरान अनन्या वर्मा का काम बेहतरीन था। उनकी सोच सही थी, बात कहने का तरीका साफ था और उन्होंने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के सवालों का आसानी से जवाब दिया। मैंने देखा कि कई बोर्ड मेंबर्स सहमति में सिर हिला रहे थे। मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने उन्हें आवाज दी, सुपरवाइजर अनन्या, आज से आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर प्रमोट किया जाता है और आप सीधे डायरेक्टर शर्मा को रिपोर्ट करेंगी। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोग मुड़कर देखने लगे। अनन्या वर्मा की आंखें फटी की फटी रह गईं। डायरेक्टर देवांश, मैं अभी भी जूनियर हूँ। मैंने उनकी बात बीच में ही काट दी। अच्छा काम करती रहो। उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीरता से सिर हिलाया। धन्यवाद डायरेक्टर देवांश, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अगले 2 हफ्तों में कंपनी में मेरे और अनन्या वर्मा के बारे में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों का कहना था कि मैंने उनके टैलेंट को पहचाना है। कुछ का दावा था कि मैं पुराने स्कूल के दिनों के रिश्तों की वजह से ऐसा कर रहा हूँ और कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि जिस तरह से मैं उन्हें देखता था उससे कुछ और ही संकेत मिलता था। मैं सच में उस पर नजर रख रहा था। अनन्या वर्मा बिना थके काम करती थीं और अक्सर ऑफिस से सबसे आखिर में निकलती थीं। उनकी टीम की काम करने की क्षमता में साफ सुधार आया था और कई प्रोजेक्ट तय समय से पहले ही पूरे हो गए थे। सबसे जरूरी बात यह थी कि उसने कभी भी दूसरी फीमेल लीड्स की तरह मेरा ध्यान खींचने के लिए कोई नाटक नहीं किया। एक फ्राइडे को मैं रात के 9 बजे तक काम कर रहा था। जब मैं अपने ऑफिस से निकला तो मैंने देखा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लाइट्स अभी भी जल रही थीं। अनन्या वर्मा अपनी डेस्क पर बैठी थीं और पूरी तरह अपनी स्क्रीन पर ध्यान लगाए हुए थीं। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वह चौंक कर ऊपर देखी। डायरेक्टर देवांश, आप अभी तक नहीं गए? एक प्रपोजल था जिसे मैं थोड़ा बेहतर बनाना चाहता हूँ। उसने अपनी कनपटी को रगड़ा। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे दिख रहे थे। मैंने समय देखा। चलो डिनर करते हैं। वह एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर सिर हिलाया। ठीक है। हम ऑफिस के पास ही एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए। ऑर्डर देने के बाद वह थोड़ी संकोची लग रही थी। रिलैक्स हो जाओ, अभी हम काम पर नहीं हैं। मुझे इसकी आदत हो गई है। कंपनी में मैं हमेशा बहुत तनाव में रहती हूँ। हमेशा इतनी तनाव में रहती हो, खुद पर इतना दबाव क्यों डालती हो? मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ। शायद आपको याद ना हो मिस्टर देवांश, लेकिन भाई स्कूल में मैं एक बहुत गरीब परिवार से थी। स्कूल में बने रहने के लिए मुझे स्कॉलरशिप पर निर्भर रहना पड़ता था। तब मैंने खुद से कहा था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे परिवार को और तकलीफ ना उठानी पड़े। मुझे याद है कि मूल कहानी में बताया गया था कि अनन्या वर्मा बहुत गरीब परिवार से थी। उसके पिता की कम उम्र में ही मौत हो गई थी और उसकी मां ने उसे पढ़ाने लिखाने के लिए सफाई का काम किया था। अपनी कड़ी मेहनत से उसने एक बड़े यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, सिंघानिया कॉरपोरेशन में शामिल हुई और धीरे धीरे तरक्की की। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए कोई भावना उभरी। धन्यवाद। डिनर के आखिर में उसका फोन बजा। उसने फोन की ओर देखा और उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक फालतू कॉल है। उसने कॉल काट दिया, लेकिन लगभग तुरंत ही फोन फिर से बजने लगा। उठा लो। फोन उठाने से पहले वह एक पल के लिए हिचकिचाई। माँ, मैंने कहा था ना कि अब फोन मत करना। क्या वह वापस आ गया है? क्या तुमने पुलिस को फोन किया? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। उसने फोन रख दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। माफ कीजिएगा मिस्टर देवांश, घर पर कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगी। इस समय टैक्सी मिलना मुश्किल है। चलो चलते हैं। कार में अनन्या वर्मा खिड़की से बाहर देखती रही। उसकी उंगलियां अपने बैग की स्ट्रैप को कसकर पकड़े हुए थीं। मैंने उसका पता पूछा और उसने मुझे एक पुराने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की लोकेशन बताई। क्या हुआ? मेरे सौतेले पिता, वह फिर से मेरी माँ से पैसे मांगने आए हैं। नशे में होने पर वह तोड़फोड़ करते हैं।
असली कहानी में बताया गया था कि माँ की दूसरी शादी के बाद वह एक बहुत बुरे आदमी के साथ रहने लगी, एक शराबी जो मारपीट करता था। अनन्या वर्मा नौकरी शुरू करने के बाद अपनी माँ को वहां से निकालना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ का दिल बहुत नरम था। क्या तुम्हें मदद चाहिए? मैं खुद संभाल सकती हूँ। उसे इन हालात से निपटने की आदत हो गई थी। जब कार कॉम्प्लेक्स के गेट पर पहुंची तो हमें अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अनन्या वर्मा ने दरवाजा खोला, बाहर निकली और अंदर भागी। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। जर्जर अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे थोड़ी भीड़ जमा हो गई थी। एक अधेड़ उम्र का शराबी आदमी एक कमजोर महिला पर चिल्ला रहा था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। माँ अनन्या वर्मा तेजी से आगे बढ़ी और अपनी माँ को बचाने के लिए उनके सामने खड़ी हो गई। आप यहाँ फिर क्या कर रहे हैं? यहाँ से चले जाइए। अरे देखो, मेरी बेटी वापस आ गई। आदमी मुस्कुराया, जिससे उसके पीले दांत दिखाई दिए। बहुत बढ़िया, पैसे दे दो। तुम एक बड़ी कंपनी में काम करती हो और खूब कमाती हो। अपने बूढ़े बाप की थोड़ी सेवा करने में क्या हर्ज है? मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस को बुलाओगी? क्या मेरी अपनी पत्नी को पीटने से उनका कोई लेना देना है? आदमी ने शराब की बोतल उठाई। मैं आगे बढ़ा और अनन्या वर्मा के सामने खड़ा, वरना मैं तुम्हारी कंपनी में जाकर हंगामा करूंगा। सबको बताऊंगा कि वह बॉस को फंसा रही है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरा कर पाता, मैंने बोतल पकड़े हुए उसके हाथ की कलाई पकड़ी और जोर से मरोड़ दी। बोतल जमीन पर गिरकर टूट गई। आदमी दर्द से चिल्लाया, कोशिश करके देख लो, देखते हैं कि तुम्हारा हंगामा ज्यादा जबरदस्त है या मेरी लीगल टीम। कई सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़कर आए। मैंने कार में रहते हुए ही लोकल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिक्योरिटी को बुला लिया था। इस आदमी को बाहर ले जाओ और इसे कॉम्प्लेक्स में आने से रोक दो। अगर यह फिर से गड़बड़ करने आए तो तुरंत पुलिस को बुलाना। उस आदमी को घसीटकर बाहर ले जाया गया। वह तब भी गाली गलौज और चिल्ला चोट कर रहा था। अनन्या वर्मा की मां रो रही थी और अनन्या वर्मा उन्हें गले लगाकर सांत्वना दे रही थी। मैंने जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अनन्या वर्मा ने मुझे आवाज दी, डायरेक्टर देवांश, परिवार के इस मामले को संभालने के लिए धन्यवाद। मंडे को देर मत करना। मैंने यह कहा और चला गया। संडे शाम को मुझे रिया ओबेरॉय का फोन आया। देवांश, क्या तुम कल रात फ्री हो? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। कल मेरी कुछ क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स हैं। काफी देर हो सकती है। चाहे कितनी भी देर हो जाए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने माथे पर बल डाला। मूल कहानी के अनुसार सगाई की पार्टी वाली घटना के बाद रिया ओबेरॉय को कुछ समय तक समीर कपूर के साथ उलझे रहना था। क्या उसे सच में इतनी जल्दी अक्ल आ गई थी? अगली रात 10 बजे जब मैं सिंघानिया निवास लौटा तो देखा कि रिया ओबेरॉय लिविंग रूम में बैठी थी। उसने साधारण घर के कपड़े पहने थे और कोई मेकअप नहीं किया था। उसका आम तौर पर रहने वाला संवरा सजाया रूप यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा था। तुम आ गए? वह खड़ी हो गई। क्या तुमने खाना खा लिया? मैंने देर रात कुछ हल्का फुल्का खा लिया था, इसलिए मेरा काम चल गया। क्या बात है? वह अपने हाथ जोड़कर मेरे सामने बैठ गई। सगाई की पार्टी में जो हुआ उसके लिए मैं औपचारिक रूप से माफी मांगना चाहती हूँ और मुझे बेइज्जत ना होने देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। उस दिन के बाद से मैंने बहुत सोचा है। मैं एक कल्पना में जी रही थी, यह मानकर कि प्यार का मतलब जुनून और बेपरवाही से भरा होना चाहिए। लिंक्डइन पर सच्चाई यह है कि समीर कपूर बस मेरा इस्तेमाल कर रहा था, जबकि उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। आपने मेरी इज्जत बनाए रखी। मुझे पता है कि हमारी शादी सिर्फ जरूरत की वजह से हुई है, लेकिन मैं एक अच्छी पत्नी बनने की पूरी कोशिश करना चाहती हूँ। अगर आप हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहें तो। असली कहानी के हिसाब से यह वो पल था जब मुझे उसकी इस बात से प्रभावित होना चाहिए था और सच में उससे प्यार करने लगना चाहिए था। लेकिन अभी मुझे बस ऐसा लग रहा था कि सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से बहुत आसानी से हो रहा है। रिया, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी है। मैं बस यह समझना चाहता हूँ कि हम दोनों के लिए किस तरह की शादी सबसे अच्छी रहेगी। उसकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखी, लेकिन उसने सिर हिलाया। मैं समझती हूँ। अभी के लिए हम दोस्तों की तरह रहते हैं। किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। उसने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है। उसके बाद रिया ओबेरॉय ने मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की। वह अपनी गैलरी में काम करती रही और कभी कभी मुझे प्रदर्शनियों के बारे में जानकारी भेजती थी, जिसका मैं शालीनता से जवाब देता था। हमारा रिश्ता एक शालीनता संतुलन पर टिका था। उस रात के बाद से अनन्या वर्मा और भी ज्यादा मेहनत से काम कर रही थी। उसके कई प्रस्तावों को बोर्ड ने मंजूरी दी और एक प्रमोशनल कैंपेन से तो क्वार्टरली बिक्री में 15% की बढ़ोतरी हुई। एक बोर्ड मीटिंग के दौरान डायरेक्टर शर्मा ने अनन्या वर्मा को मार्केटिंग डायरेक्टर के पद पर प्रमोट करने का प्रस्ताव रखा, जबकि वे खुद एक सेकेंडरी भूमिका में आ गए। कई बोर्ड सदस्यों ने चिंता जताई। डिप्टी डायरेक्टर अनन्या बेशक काबिल हैं, लेकिन वह कम उम्र की है। क्या डायरेक्टर पद का दबाव उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं होगा?
एक बुजुर्ग डायरेक्टर ने कहा, दबाव ही तरक्की की वजह बनता है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। प्रस्ताव पास हो गया। बधाई हो डायरेक्टर अनन्या, आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। प्रेसिडेंट देवांश, मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। मुझे आप पर भरोसा है। मैंने डेस्क पर एक डॉक्यूमेंट खिसकाया। यह अगली तिमाही के लिए एक अहम प्लान है। मैं चाहता हूं कि आप इसे लीड करें। बजट और टीम का फैसला आप ही करें। उसने फाइल खोली। उसकी आंखें चमक उठीं। मैं इस प्रोजेक्ट पर लंबे समय से नजर रखे हुए हूं। इसमें कुछ। उसने अपने शुरुआती विचारों के बारे में विस्तार से बात की। उसकी आंखों में उत्साह साफ दिख रहा था। उस पल मेरे सामने खड़ी अनन्या वर्मा मुझे हाई स्कूल की उस लड़की जैसी लगी जो लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई में डूबी रहती थी। अपने विचारों पर काम करो। अगर किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है। कागजात थामे हुए वह लगभग उछलती हुई ऑफिस से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होने के बाद मैं अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और मुझे इस दुनिया में एक दुर्लभ सुकून का एहसास हुआ। आखिरकार यहाँ एक ऐसा इंसान था जो सामान्य तर्क के अनुसार जी रहा था और कोशिश कर रहा था। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। वेडनेसडे दोपहर को रिसेप्शनिस्ट ने घबराई हुई आवाज में फोन किया। प्रेसिडेंट देवांश, लॉबी में एक महिला 3 बच्चों के साथ हंगामा कर रही है। वह आपसे मिलने की जिद कर रही है। उनका दावा है कि वह आपके बच्चों की मां है। मरा दिल बैठ गया। जब तक मैं और शारदा जी नीचे पहुंचे, लॉबी में भीड़ जमा हो चुकी थी। शारदा जी जमीन पर बैठी रो रही थीं और तीनों बच्चे उसके पास खड़े थे। सबसे बड़ा लगभग 10 साल का, सबसे छोटा सिर्फ 5 या 6 साल का, और वे सभी भी उसके साथ रो रहे थे। देवांश सिंघानिया, तो आखिरकार तुम मुझसे मिलने को तैयार हो ही गए। मुझे देखते ही शारदा जी हड्डबद्दी में उठी और मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। तुम बेरहम इंसान, तुमने मजे किए और अब मुझे और बच्चों को छोड़ रहे हो। आसपास खड़े कर्मचारी आपस में फुसफुसाने लगे। मैंने भीड़ पर नजर डाली और धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, सब लोग अपने अपने काम पर वापस जाओ। मैनेजर सेन, पुलिस को बुलाओ। भीड़ थोड़ी छोड़ गई, हालांकि कुछ लोग दूर से देखने के लिए वहीं रुके रहे। इसे देखो, यही है बड़ा बॉस। मैंने इसे 3 बच्चे दिए और अब यह उन्हें मानने से इनकार कर रहा है। मैं बेरोजगार हूँ, बच्चों को स्कूल और खाने की जरूरत है, फिर भी यह 1 पैसा भी नहीं देगा। मैंने कहा, पहली बात, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। दूसरी बात, तुम्हें खराब काम की वजह से नौकरी से निकाला गया था। तीसरी बात, अगर तुम बदनामी फैलाना जारी रखोगी तो मेरा वकील तुमसे संपर्क करेगा। मेरे पास सबूत है। उसने अपने बैग से एक फोटो निकाली और उसे ऊपर उठाया। देखो, यह हमारी एक करीबी फोटो है। फोटो में वह पल था जब मैंने उसे संभाला था। एंगल जानबूझकर ऐसा रखा गया था जिससे लगे कि हम गले मिल रहे हैं, लेकिन मुझे सब साफ साफ याद था। वह लगभग गिर ही गई थी, इसीलिए मैंने उसे संभालने के लिए हाथ बढ़ाया था। यह सब 3 सेकंड से भी कम समय में हुआ था। क्या सर्विलांस टेप निकाल लिए गए हैं? हाँ प्रेसिडेंट देवांश, उन्हें बड़ी स्क्रीन पर दिखाओ। लॉबी के किनारे लगी डिस्प्ले स्क्रीन जल उठी और उस दिन का फुटेज चलने लगा। फुटेज में साफ दिख रहा था कि शारदा जी खुद ही लड़खड़ाकर गिरी थीं। मैंने उनका हाथ पकड़ा था और उसने मुझ पर झुकने की कोशिश की, लेकिन मैं पीछे हट गया और उसका हाथ छोड़ दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। पूरी घटना साफ दिख रही थी। शारदा जी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। और हाँ, तुमने जो कहा, क्या हमें बच्चों के लिए पैटर्निटी टेस्ट की जरूरत है? मैं अभी इसका इंतजाम कर सकता हूँ। उसके होंठ कांपने लगे। तुम तभी पुलिस आ गई। स्थिति के बारे में जानने के बाद एक ऑफिसर ने माथे पर बल डालते हुए शारदा जी से कहा, मिस शारदा, आपकी हरकतें जबरन वसूली और मानहानि के दायरे में आती हैं। आपको हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, शारदा जी चिल्लाई जब उसे ले जाया जा रहा था। कमीने, नोवेल में ऐसा नहीं लिखा होता। मेल लीड को बच्चों को अपनाना चाहिए और मजबूत सिंगल मॉम से प्यार हो जाना चाहिए। मैंने अपनी कनपटी पर हाथ फेरा। इन फीमेल लीड्स ने कितने मेलोड्रामेटिक नोवेल पढ़े होंगे। मामला सुलझाकर अपने ऑफिस लौटने पर सेक्रेटरी वर्मा एक ऐसा पैकेज लेकर आए जिस पर भेजने वाले का कोई विवरण नहीं था। उसके अंदर मेरी और अनन्या वर्मा की एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए फोटो थी। एंगल ऐसा था जिससे वह कुछ और ही लग रही थी। एक प्रिंटेड नोट भी था, उससे दूर रहो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैंने माथे पर बल डाला। ओरिजिनल कहानी में एक कलीग था, एक जुनूनी आदमी जिसे अनन्या वर्मा पर क्रश था, जो बाद में विलेन बन गया और उसे नुकसान पहुंचाया। ऐसा लग रहा था कि कहानी अभी भी आगे बढ़ रही थी, बस अलग तरीके से। मैंने बिना कोई हंगामा किए फोटो रख दी। फ्राइडे की रात हाई स्कूल रियूनियन हुआ
और अनन्या वर्मा प्लान के मुताबिक वहां पहुंची। उसने एक सिंपल ड्रेस पहनी थी और हल्का मेकअप किया था। क्लासमेट्स की भीड़ में वह अलग नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान सच्ची थी। प्रेसिडेंट देवांश आजकल काफी बड़ी हस्ती बन गए हैं। पुराने क्लास मॉनिटर ने ग्लास उठाते हुए कहा, आप हमारी क्लास के सबसे सफल व्यक्ति हैं। मैंने जवाब में मुस्कुराया। गैदरिंग के बीच में कुछ फीमेल क्लासमेट्स अनन्या वर्मा के आसपास जमा हो गईं। अनन्या, मैंने सुना है कि तुम अब सिंघानिया कॉरपोरेशन में मार्केटिंग डायरेक्टर हो। यह तो बहुत बढ़िया है। तुम हाई स्कूल में पढ़ाई में हमेशा अच्छी थी, इसलिए यह बात समझ में आती है कि तुमने सच में कामयाबी हासिल की है। अनन्या वर्मा ने विनम्रता से मुस्कुराया। तभी एक मेल क्लासमेट राहुल शर्मा, जो पहले स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव था और अब एक जिम चलाता था, वहां आया। अनन्या, बहुत दिनों बाद मिले। तुम पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैंने सुना है कि तुम अभी भी सिंगल हो। क्या इत्तेफाक है? मैं भी। कैसा रहेगा अगर उसके पहले से ही प्लान्स हैं। मैं वहां गया और स्वाभाविक रूप से अनन्या वर्मा के बगल में खड़ा हो गया। राहुल शर्मा ठिठक गया। उसने मुझे और अनन्या वर्मा को देखा, फिर एक अजीब शर्मिंदा भरी मुस्कान दी। ओह, समझ गया। ठीक है, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। उसके जाने के बाद अनन्या वर्मा ने धीरे से कहा, प्रेसिडेंट देवांश, असल में मैं खुद ही उसे संभाल सकती थी। मुझे पता है, मैं बस यह नहीं चाहता था कि तुम किसी असहज स्थिति में पड़ो। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में भावनाओं की एक झलक दिखी, लेकिन उसने जल्दी ही उसे छिपा लिया। रियूनियन खत्म हुआ और मैं अनन्या वर्मा को उसके घर तक छोड़ने गया। कार में उसने पूछा, डायरेक्टर देवांश, क्या आपने वह फोटो देखी? मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। कौन सी फोटो? किसी ने मुझे गुमनाम तरीके से ईमेल पर एक फोटो भेजी जिसमें हम साथ खाना खा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे दूर रहूं, वरना वे पक्का करेंगे कि मैं इस इंडस्ट्री में टिक ना पाऊं। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। मुझे भी कुछ ऐसा ही मिला था। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। मुझे डर नहीं है। उसने खिड़की से बाहर देखा। मैं बस सोचती हूँ कि ये लोग अपनी एनर्जी असल काम करने में क्यों नहीं लगाते, क्योंकि उनके लिए कामयाबी पाने से ज्यादा आसान है मुश्किलें खड़ी करना। जब हम उसकी अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंचे तो वह तुरंत बाहर नहीं निकली। डायरेक्टर देवांश, एक बात है जो मैं हमेशा से आपसे पूछना चाहती थी। आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? मुश्किल हालात में मेरी मदद करना, मुझे मौके देना, क्योंकि आप आज जहां हैं अपनी काबिलियत की वजह से हैं। इस कंपनी को, इस दुनिया को आप जैसे और लोगों की जरूरत है। उसने कुछ सेकंड तक मुझे देखा, फिर मुस्कुराई। शुक्रिया। यह जवाब मुझे किसी भी तारीफ से ज्यादा खुशी देता है। वह बाहर निकली और चली गई। मैंने उसे बिल्डिंग के दरवाजे में गायब होते देखा और पहली बार महसूस किया कि शायद इस अजीब दुनिया में मैं पूरी तरह अकेला नहीं था। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। मंडे सुबह जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, सेक्रेटरी वर्मा घबराई हुई अंदर आई। डायरेक्टर देवांश, एक समस्या है। डायरेक्टर, अनन्या के नए प्रोजेक्ट का डेटा लीक हो गया है। एक कॉम्पिटिटर ने हमारे प्रपोजल से लगभग मिलता जुलता प्रपोजल हमसे एक दिन पहले ही जारी कर दिया। मेरा दिल बैठ गया। मैंने अनन्या वर्मा को बुलाया। जब वह अंदर आईं तो उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, लेकिन वह शांत थीं। डायरेक्टर देवांश, मैंने जांच की है। अंदरूनी डेटा लीक का कोई सुराग नहीं मिला है। या तो यह इत्तेफाक है या फिर कोई ऐसी कमी है जिसका हमें पता नहीं चला है। अभी सबसे जरूरी है नुकसान को कम करना। द लॉन्च में कितना समय बचा है? 3 दिन। क्या मुख्य हिस्सों को फिर से डिजाइन करने के लिए काफी समय है? मुझे 2 दिन दीजिए। मैं और मेरी टीम इसे पूरा कर लेंगे, भले ही हमें सोना ना पड़े। ठीक है, आगे बढ़िए। आपको जो भी संसाधन चाहिए उनका इस्तेमाल कीजिए। उनके जाने के बाद मैंने प्रोजेक्ट टीम के सभी सदस्यों की प्रोफाइल देखी। यह घटना मूल कहानी में भी थी। यह उस जुनूनी सहकर्मी की करतूत थी जिसे अनन्या वर्मा पसंद थी। प्यार में मिली निराशा के कारण उसने अनन्या वर्मा को फंसाने की कोशिश में कंपनी का डेटा लीक कर दिया। फाइल्स देखते हुए मेरी नजर एक नाम पर पड़ी, मनीष मल्होत्रा, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डेटा डिवीजन में था। 32 साल का मनीष मल्होत्रा 5 साल से कंपनी में था और उसका रिकॉर्ड साफ सुथरा था। बस एक बात को छोड़कर, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का पीछा करने, स्टॉकिंग के लिए उसे पहले अनुशासनात्मक चेतावनी मिली थी। मैंने इंटरनल लाइन पर फोन किया। असिस्टेंट सैन, मनीष मल्होत्रा की हालिया आर्थिक स्थिति और सोशल गतिविधियों की जांच कीजिए और इसे गुप्त रखिएगा। दोपहर तक अनन्या वर्मा की टीम ने बदलाव का काम शुरू कर दिया था। मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट गया। सब लोग जोर शोर से काम कर रहे थे। माहौल तनावपूर्ण लेकिन व्यवस्थित था। अनन्या वर्मा व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ी थी और तेजी से वह कुछ लिख रही थी।
पूरी तरह ध्यान लगाए हुए। मुझे देखकर उसने सिर हिलाया और वापस अपने काम में लग गई। रात 8 बजे असिस्टेंट सेन एक रिपोर्ट लेकर आया। मनीष मल्होत्रा को पिछले 2 महीनों में विदेश के एक अकाउंट से काफी पैसे मिले हैं। उसने पिछले हफ्ते एक नई कार भी खरीदी, जिसके लिए उसने पूरे पैसे एक बार में ही चुका दिए। साथ ही सर्विलांस फुटेज से पता चलता है कि पिछले हफ्ते वह लगातार 3 रातों तक देर तक काम कर रहा था और जाने से पहले डायरेक्टर अनन्या के ऑफिस भी गया था। डायरेक्टर अनन्या के ऑफिस में लगे सर्विलांस कैमरे का क्या हुआ? वह खराब था। मेंटेनेंस रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले ट्यूसडे को उसे ठीक करने की रिक्वेस्ट डाली गई थी, लेकिन वह अभी तक ठीक नहीं हुआ था। कितना अजीब इत्तेफाक है। पुलिस को बुलाओ और सबूत सौंप दो। प्रोजेक्ट का क्या होगा? प्रोजेक्ट चलता रहेगा। डेटा लीक एक क्रिमिनल मामला है, इसलिए हम अपना काम सामान्य रूप से जारी रखेंगे। अगली सुबह पुलिस मनीष मल्होत्रा को ले गई। शुरू में तो उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन सबूत सामने आने पर उसने जल्दी ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने माना कि उसने अनन्या वर्मा के ऑफिस से डेटा कॉपी किया था और उसे एक कॉम्पिटिटर को बेच दिया था। प्रोजेक्ट टीम का हौसला बढ़ गया। अनन्या वर्मा ने टीम के साथ 2 रातें बिना सोए काम किया और आखिरकार तीसरी सुबह तक एक बिल्कुल नया प्रपोजल तैयार कर लिया। लॉन्च इवेंट बहुत सफल रहा। इतने कम समय में इतना बेहतरीन प्रपोजल देने के लिए मीडिया ने टीम की बहुत तारीफ की और उस दिन स्टॉक की कीमत में 5% की बढ़ोतरी हुई। सेलिब्रेशन डिनर के दौरान अनन्या वर्मा अपनी टीम से घिरी हुई थी, जो मजाक मजाक में उससे स्पीच देने के लिए कह रहे थे। हल्का सा शर्माते हुए उसने अपना ग्लास उठाया। आप सभी का धन्यवाद। इस बार हमारी सफलता इसलिए मिली क्योंकि किसी ने भी हार नहीं मानी। टीम स्पिरिट के नाम सबने खुशी से चीयर किया। उसने वाइन का एक घूंट लिया। उसकी नजरें भीड़ को चीरती हुई मेरी नजरों से मिली और वह हल्का सा मुस्कुराई। दावत के बाद मैं उसे कार से घर छोड़ने गया। वह इतनी थक गई थी कि कार में ही सो गई। उसका सिर खिड़की से टिका हुआ था। रेड लाइट पर इंतजार करते हुए मैंने धीरे से अपनी जैकेट उसके ऊपर डाल दी। जब हम उसकी अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंचे तो वह जाग गई और थोड़ी शर्मिंदा दिखी। माफ करना, मैं सो गई थी। अच्छे से आराम करो, मैं तुम्हें कल की छुट्टी दे रहा हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, अभी भी बहुत सारा फॉलोअप काम बाकी है। यह एक आदेश है। थकान से काम करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, मैं बॉस की बात मानूंगी। वह कार से बाहर निकली, कुछ कदम चली, फिर पीछे मुड़ी। प्रेसिडेंट देवांश, मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। इतना कहकर वह तेजी से बिल्डिंग के अंदर चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा और पहली बार इस दुनिया में मुझे थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। हालांकि यह ज्यादा देर तक नहीं रही। 2 हफ्ते बाद रिया ओबेरॉय गंभीर चेहरे के साथ मुझसे मिलने आई। देवांश, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसने एक डॉक्यूमेंट निकाला। मुझे पता चला है कि मेरे पिता कई बोर्ड सदस्यों के साथ गुप्त-चुप तरीके से लेन देन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे कुछ साजिश रच रहे हैं। मैंने फाइल्स पलटी। उसमें पैसों के लेन देन और मीटिंग के मिनट्स का रिकॉर्ड था। ऐसा लग रहा था कि ओबेरॉय ग्रुप में दरार पड़ गई है। एक गुट सिंघानिया परिवार के साथ पार्टनरशिप खत्म करके किसी दूसरी कंपनी के साथ जुड़ना चाहता था। तुम मुझे यह क्यों बता रही हो? ओबेरॉय ग्रुप, हाँ, यह तुम्हारे परिवार की कंपनी है, क्योंकि मैं मोहरा नहीं बनना चाहती। सगाई की पार्टी के बाद से मैंने बहुत सोचा है। मेरे पिता मेरी खुशी से ज्यादा मुनाफे को अहमियत देते हैं। अगर सिंघानिया परिवार का बिजनेस डूब जाता है तो वे मेरी शादी किसी और से करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। तुम बहुत समझदार हो। मुझे होना ही होगा। इस दुनिया में, या यूं कहें कि इस नॉवेल में, महिला किरदार या तो रोमांस में डूबी रहती है या फिर दुष्ट और साजिशी होती हैं। मैं एक तीसरा रास्ता अपनाना चाहती हूँ। खुद पर भरोसा करना। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। रिया ओबेरॉय, असली कहानी की वह वारिस जो प्यार की दीवानी थी, असल में ऐसी बातें कह रही थी। मैं इस पर नजर रखूंगा। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। उनके जाने के बाद मैंने असिस्टेंट सेन को डॉक्यूमेंट सौंपे। हर डिटेल की जांच करो। 3 दिन बाद नतीजे आए। ओबेरॉय ग्रुप में सच में कुछ अजीब गतिविधियां हो रही थीं, जिनकी अगुवाई रिया ओबेरॉय के चाचा संजय ओबेरॉय कर रहे थे। वह सत्ता हथियाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिंघानिया परिवार के साथ पार्टनरशिप को खराब करने और रिया ओबेरॉय के पिता के अथॉरिटी को कमजोर करने की कोशिश की। और भी चिंता की बात यह थी कि हमारी अपनी कंपनी के कई डायरेक्टर भी संजय ओबेरॉय के संपर्क में थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बड़ा बदलाव होने वाला था। हुआ भी यही। अगले हफ्ते की बोर्ड मीटिंग में संजय ओबेरॉय ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर शामिल हुए, जबकि रिया के पिता बीमारी की वजह से नहीं आ पाए थे। प्रेसिडेंट देवांश, ओबेरॉय ग्रुप के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट के बारे में हमें लगता है कि इसे फिर से देखने की जरूरत है, एक बोर्ड मेंबर ने कहा। प्रोजेक्ट अभी तय समय से पीछे चल रहा है और बजट से ज्यादा खर्च हो रहा है। ऑडिटर्स ने भी चिंता जताई है।
डेटा का क्या? सीएफओ ने रिपोर्ट निकाली और मैंने तुरंत गड़बड़ी पकड़ ली। डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई थी। यह रिपोर्ट उस रिपोर्ट से अलग थी जो मैंने पिछले हफ्ते देखी थी। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। डायरेक्टर देवांश, डेटा झूठ नहीं बोलता। डेटा नहीं बोलता लेकिन लोग बोलते हैं। मैंने स्क्रीन पर रॉ डेटा और बदले हुए आंकड़ों की तुलना दिखाई। डायरेक्टर मिश्रा, प्लीज समझाइए। सीएफओ रमेश मिश्रा का चेहरा बदल गया। यह सिस्टम की गलती हो सकती है। सिस्टम की ऐसी गलती जिससे सभी जरूरी आंकड़े 20% कम हो जाएं। असिस्टेंट सैन, इसे स्क्रीन पर दिखाओ। बड़ी स्क्रीन पर तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स दिखाई दिए। रमेश मिश्रा और संजय ओबेरॉय के बीच मीटिंग के रिकॉर्ड्स, फंड ट्रांसफर के रिकॉर्ड्स और चैट लॉग्स, जिसमें उन्होंने सिंघानिया ग्रुप के स्टॉक को शॉर्ट करने के बारे में बात की थी। कमरे में हंगामा मच गया। पुलिस को बुलाओ। रमेश मिश्रा को ले जाया गया और इसमें शामिल दूसरे बोर्ड मेंबर्स के चेहरे का रंग उड़ गया। संजय ओबेरॉय ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। डायरेक्टर देवांश, यह रमेश मिश्रा का निजी काम था। इसका हमारे ओबेरॉय ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। क्या ऐसा है तो बताइए कि आपके नाम वाली कंपनी सिंघानिया ग्रुप के स्टॉक को बड़े पैमाने पर शॉर्ट क्यों कर रही है? संजय ओबेरॉय निरुत्तर हो गए। मीटिंग खत्म हुई। मिस्टर संजय, वापस जाकर अपने भाई से कहिए, अगर वह अभी भी सहयोग करना चाहते हैं तो उन्हें कल मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा, वरना सिंघानिया ग्रुप सारा सहयोग खत्म कर देगा और कानूनी कार्रवाई करेगा। मीटिंग के बाद अनन्या वर्मा ऑफिस के बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। डायरेक्टर देवांश, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बजट फिर से बनाना होगा क्योंकि अंदर आइए। दरवाजा बंद करने के बाद उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, क्या स्थिति खराब है? सब नियंत्रण में है। हमने बस कुछ बुरे लोगों को हटा दिया है। यह अच्छी बात है। आपको मुझसे क्या करवाना है? बस अपना काम अच्छे से कीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। सिर हिलाकर और जाने के लिए मुड़ते हुए उन्होंने कहा, डायरेक्टर देवांश, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कंपनी के साथ खड़ी रहूंगी। ये शब्द किसी भी अन्य तरह के समर्थन से ज्यादा भरोसा दिलाने वाले थे। अगले दिन रिया के पिता आए और अपने साथ रिया ओबेरॉय को भी लाए। वह बहुत खराब हालत में लग रहे थे, सचमुच बीमार। देवांश, मुझे खेद है। यह मेरे खराब मैनेजमेंट का नतीजा है। मैं संजय के साथ हुई गड़बड़ी को ठीक से संभाल लूंगा। हमारी साझेदारी जारी रह सकती है, लेकिन एक शर्त। बताइए। पहली, संजय ओबेरॉय को ओबेरॉय परिवार की मैनेजमेंट टीम से हटना होगा। दूसरी, जॉइंट प्रोजेक्ट पर रिया ओबेरॉय का पूरा अधिकार होना चाहिए। तीसरी, शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर को फिर से ठीक करना होगा। कंट्रोलिंग हिस्सेदारी आपके पास होनी चाहिए। रिया के पिता हिचकिचाए। रिया अभी छोटी है। पापा, मैं यह कर सकती हूँ। पिछले 2 महीनों से मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स कर रही हूँ और उद्योग के अनुभवी लोगों से सलाह ले रही हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। उन्होंने अपनी बेटी को देखा, फिर मुझे, और आखिरकार सिर हिलाया। ठीक है देवांश, मैं अपनी बेटी और प्रोजेक्ट दोनों की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। मुझे निराश मत करना। उनके जाने के बाद रिया ओबेरॉय वहीं रुकी रही। मुझे यह मौका देने के लिए धन्यवाद। तुमने इसे खुद हासिल किया है। अच्छा काम करना। वह मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान सच्ची थी। मैं करूंगी। ऑफिस से बाहर निकलते समय वह पीछे मुड़ी। देवांश सिंघानिया, क्या तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया के नहीं हो। मैं रुक गया। क्यों? क्योंकि तुम बहुत सामान्य हो। इस दुनिया के पुरुष या तो प्यार में पागल सीईओ होते हैं या शक करने वाले विलेन, लेकिन तुम एक असली इंसान जैसे हो। उसके जाने के बाद मैं खिड़की के पास खड़ा रहा। काफी देर तक कुछ नहीं बोल पाया। सच तो यह था कि मैं इस दुनिया का नहीं था, लेकिन शायद इसीलिए मैं इसके बेतुके लॉजिक को तोड़ सकता था। जिंदगी फिर से शांति से चलने लगी। अनन्या वर्मा का मार्केटिंग डिपार्टमेंट अच्छा चल रहा था और रिया ओबेरॉय की लीडरशिप में प्रोजेक्ट भी पटरी पर आ गया था। अंदर का मुखबिर हट चुका था और स्टॉक की कीमत लगातार बढ़ रही थी। मुझे लगा कि अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ, लेकिन किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक आम वेडनेसडे को मुझे एक गुमनाम चिट्ठी मिली। लिफाफे के अंदर एक ही फोटो थी, मेरी अपनी दुनिया की एक तस्वीर जो इस कहानी में आने से पहले ली गई थी, जिसमें मैं अपने पुराने ऑफिस में दिख रहा था। उसके पीछे एक लाइन लिखी थी, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। इस सैटरडे दोपहर 3 बजे शहर के पश्चिमी हिस्से में बने कैफे में मुझसे मिलो। अकेले आना। मेरी हथेलियों में पसीना आने लगा। क्या इस दुनिया में कोई और भी था जो सच जानता था? सैटरडे को मैं रोहन से एक कैफे में मिला। उसने मुझे बताया कि मेरे जैसे और भी बुक ट्रांसमाइग्रेटर हैं और यह दुनिया खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि कहानी का प्लॉट बार बार बदला जा रहा है। फीमेल लीड्स का अजीब व्यवहार असल में सिस्टम द्वारा किया जा रहा जबरदस्ती का सुधार था, ताकि असली कहानी का लॉजिक बना रहे।
इस दुनिया को स्थिर करने के लिए तुम्हें 4 एंकर पॉइंट्स खोजने होंगे। रोहन ने मुझे एक लिस्ट दी जिसमें 3 नाम थे, अनन्या वर्मा, रिया ओबेरॉय और काव्या मेहरा। चौथे व्यक्ति का पता मुझे खुद लगाना था। मैं मुस्कुराया और लिस्ट नहीं ली। मुझे पहले से पता था कि चौथा व्यक्ति कौन है। कैफे से निकलकर मैं सड़क किनारे खड़ा हुआ और 3 कॉल किए। अनन्या वर्मा को, उसे अगले मंडे को ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट का पद संभालना था और एक नए बिजनेस लाइन की पूरी जिम्मेदारी लेनी थी। रिया ओबेरॉय को, हमारे जॉइंट प्रोजेक्ट को उसकी देखरेख में एक स्वतंत्र सब्सिडियरी में बदला जा रहा था। और काव्या मेहरा को सिंघेनिया फैमिली आर्ट फाउंडेशन औपचारिक रूप से शुरू हो रहा था और मैं उसे चीफ क्यूरेटर के तौर पर हायर कर रहा था। फोन पर तीनों महिलाएं चुप हो गईं। फिर एक ही सवाल पूछा, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इस दुनिया को ऐसे और लोगों की जरूरत थी जो बिना स्क्रिप्ट के जी सकें। मैंने आखिरी कॉल काका राम सिंह को किया जो घर के देखभाल करने वाले थे। काका राम सिंह, मैं आज रात उन पुराने किताबों को देखना चाहता हूं जो मेरे दादाजी छोड़ गए थे। दूसरी तरफ 70 साल के बुजुर्ग धीरे से हंसे। छोटे मालिक, आखिरकार आपने पूछ ही लिया। देर रात सिंह एस्टेट के स्टडी रूम में काका राम सिंह पुराने किताबों की एक गाड़ी लेकर आए। सबसे ऊपर एक पीली पड़ चुकी नोटबुक रखी थी। उसका पहला पन्ना खोलने पर मुझे अपने दादाजी की लिखावट दिखी, मेरे बाद आने वाले के लिए। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें इस दुनिया की मायावी प्रकृति का एहसास हो गया है। मैंने अपनी जिंदगी रिसर्च में बिताई और पाया कि यह दुनिया आईने में दिखने वाली परछाई की तरह है। सिर्फ जागृत लोग ही असल में इसका रूप देख सकते हैं। मैं 4 लोगों को तुम्हारी देख रेख में छोड़ रहा हूँ, अनन्या, रिया, काव्या और बूढ़ा नौकर राम सिंह। मैंने ऊपर देखा। काका राम सिंह ने थोड़ा सिर झुकाया। उनकी आंखों में एक ऐसी स्पष्टता थी जो मानो समय से भी परे थी। ओल्ड मास्टर ने कहा था कि जब चारों एंकर अपनी सही जगहों पर लौट आएंगे तो मिरर ऑफ रीइंकार्नेशन फिर से शुरू हो जाएगा और यह दुनिया आखिरकार सच्ची आजादी पालेगी। यंग मास्टर, आप ही वह दर्पण हैं। 3 महीने बाद सिंघानिया ग्रुप की एनुअल मीटिंग में अनन्या वर्मा ने कंपनी के इतिहास में सबसे कम उम्र की वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर एक क्रॉस बॉर्डर पार्टनरशिप की घोषणा की। रिया ओबेरॉय के नए एनर्जी प्रोजेक्ट ने इंडस्ट्री को हैरान कर दिया और काव्या मेहरा द्वारा आयोजित चैरिटी आर्ट एग्जीबिशन ने 10 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई। दर्शकों के बीच एक कोने में शारदा जी बैठी थीं, जो अब एक क्लीनिंग कंपनी की मालकिन थीं और 50 कर्मचारियों को संभालते हुए आत्मनिर्भर जीवन जी रही थीं। उन्होंने मेरी तरफ अपना ग्लास उठाया। उनकी आंखों का वह बेतहाशा जुनून अब खत्म हो चुका था। मैं स्टेज पर गया। कॉरपोरेट ग्रोथ पर बात करने के बजाय मैंने बस ये शब्द कहे। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है। मैंने इसे मानने से इनकार कर दिया। आज यहाँ मौजूद हर किसी ने अपने कामों से यह साबित कर दिया है कि कलम हमारे अपने हाथों में है।